जैसे ही उसमें हमारे पार्टी के बलराम नायक जी भी शामिल हैं, वंशी जी भी शामिल हैं तेलंगाना से। मुझे भी उसमें एक जिले में काम करने का सौभाग्य मिला है। उसकी जब कार्यशाला अहमदाबाद में हो रही थी, उस दिन चार्जशीट दायर किया गया। ये अपने आप में समझने की बात है, क्या करने की कोशिश हो रही है, किस चीज के बारे में नकली चार्जशीट दायर किया गया है। एक तरफ पूरे देश में आज जो हम देखते हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, सब पर एक तरह की विचारधारा का कब्जा है। माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में अलग अलग मुल्कों में उनको जाने का बहुत शौक है और वो बहुत जाते हैं। वो अपने शौक जरूर पूरे करें, क्योंकि हो सकता है कि उनको इसके बाद उनके ये शौक पूरे न हो पाए। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिन जिन मुल्कों में वो जाते हैं, उनमें उनके जाने के बाद उनके जो सबसे अजीज उद्योगपति दोस्त हैं, उनको ठेके मिलते हैं। चाहे कोई मुल्क हो, वहां उनके सबसे अजीज उद्योगपति दोस्तों को ठेके मिलते हैं, जमीन सस्ती में मिलती है, उनको खदानें मिलती है और उनको वहां पर उद्योग लगाने की रियायत मिलती है। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री दुनिया भर में आजादी का संघर्ष करने वाले छोटे छोटे मुल्कों के नेतृत्व करते थे, वहां जाते थे, उस वक्त की दोनों महाशक्तियों को ललकारते थे, लेकिन कभी अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए कोई लाभ का सौदा करने के लिए नहीं जाते थे। आज हमारे मुल्क में ये कैसी परिस्थिति है, सोचकर बहुत डर लगता है। हमें जैसा हिंदुस्तान मिला, वैसा हिंदुस्तान हमारे बच्चों, हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा या नहीं। हम सब एक दूसरे को प्यार से मुआवजा पिलाते थे। अब ये बात होती है कि मुआवजा मत पियो। अब ये बात होती है कि कुंभ के मेले में हमारे अल्पसंख्यक भाई, हमारे अल्पसंख्यक बहनें वहां पर दुकान नहीं लगा सकती। जबकि ये नया मुल्क है जहां पर रसखान भगवान कृष्ण पर कविता कहते हैं, जहां बिस्मिल्लाह खान साहब गंगा जी की आराधना करते, उनकी आरती करते थे। ऐसे मुल्क में इस तरह की फिरका परस्ती की बातें होती है, जबकि हम सबको पूरा विश्वास है, जब भी इस देश की सीमाओं पर किसी भी प्रकार का प्रहार होगा, जब भी हमारा पड़ोसी मुल्क हमको ललकारेगा, तो भारत का हर एक मुसलमान अपनी शहादत से एक नया हिमालय खड़ा कर देगा और इस देश की और भारत माता की रक्षा करने के लिए आगे आएगा। ये वो मुल्क है। और आज हम क्या देखते हैं, किस तरह के भाषा का उपयोग देखते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि जब ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो वो बात केवल अल्पसंख्यकों की नहीं है, वो बात हर समाज के गरीबों, दलितों, कुचले हुए, दबे हुए वर्गों की है, हमारे देश के आदिवासियों की है। हिंदू राष्ट्र की मानसिकता क्या होगी, हिंदू राष्ट्र का मानचित्र जो ये खड़ा करना चाहते हैं, वो मानचित्र क्या होगा, वो इस बात से समझ में आता है कि जब ये कहा जाता है कि धारावी में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को अब डंपिंग ग्राउंड में डाल दिया जाएगा, यानी कि पूरे कचरे जहां पर फेंके जाते हैं वहां डाला जाएगा। यह होगा हिंदू राष्ट्र में। फिर यह नहीं देखा जाएगा कि वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, कौन है। जो भी गरीब होगा उसका मुस्तकबिल यह होगा कि वो कचरे के दाम में फेंक दिया जाएगा। ये इनका हिंदू राष्ट्र है, ये इनकी उनकी फितरत है, उनका असली चेहरा है। राम राज्य की बात तो गांधी ने की थी। नाथूराम गोडसे की गोलियों का शिकार होते हुए शहादत से पहले भी भगवान राम का नाम लिया था, क्योंकि भगवान राम के राज्य में कहा जाता था कि गरीब हो या अमीर, वो राजा के दरबार में आकर उनको खटखटा सकता है। वहां पर कभी कोई
लेकिन आज हमारे देश की यह हालत है कि सबके मन में ताले लग गए हैं। इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा नफरत इसके पहले कभी नहीं देखी। 1% हिंदुस्तान के पास हिंदुस्तान का 50% संपत्ति है, 10% के पास 70% संपत्ति है। मनरेगा का पेमेंट नहीं होता, गरीबों को राशन नहीं मिलता, वनाधिकार के पट्टों से आदिवासियों को बेदखल किया जाता है। तो इसके लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उसके ऊपर फिर ईडी के चार्जेस लगते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है। मैं बधाई देना चाहती हूं कि तेलंगाना की सरकार ने अच्छी गुणवत्ता का चावल देने का फैसला किया। तेलंगाना की सरकार ने जाति जनगणना का ऐतिहासिक फैसला किया, सब कैटेगराइजेशन का ऐतिहासिक फैसला किया। अब हम कुछ ही दिनों में बता पाएंगे कि किस समुदाय को कितने ज्यादा ऊपर उठाने के लिए मदद की जरूरत। 52% आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया। सवाल यह है कि हमारे नेता ये पूछने लगे हैं कि हमारे देश में सामाजिक तौर पर जो पिछड़े हैं उनकी आज आर्थिक हालात क्या है, उनको राजनीतिक तौर पर कितना महत्व मिला है, और वो महत्व दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। दबे कुचले लोगों की आवाज बनने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। तो आज जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग हम खुलेआम देखते हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक हो, चाहे चुनाव आयोग हो, सारे के सारे संस्थाएं आज उनके कब्जे में हैं और पूरे राज्य और राज्य के सारे तंत्र का इस्तेमाल वो सब जगह करते हैं। मुझे पता है जो तेलंगाना की सरकार है, एक तरफ केंद्र के सौतेलेपन का सामना उसको करना पड़ता है, क्योंकि जहां जहां पर भी कांग्रेस की और विपक्ष की इंडिया अलायंस की सरकार है वहां पर केंद्र की सरकार कोई मदद नहीं करती। दूसरी तरफ जिस तरह से तेजी के साथ फिरका परस्त ताकतों और उनके विचार का फैलाव पूरे प्रशासनिक तंत्र पर हुआ है, उसका भी सामना सरकार को करना पड़ता है। तो ऐसे में हमारे सामने आज बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती यह है कि हम न्याय की लड़ाई लड़े, चुनौती यह है कि हम इस लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़े। ये बात बहुत स्पष्ट है कि गुजरात में जहां पर राहुल जी ने कदम रखा उसकी घबराहट सामने आ गई, उससे जो कंपन हुआ वो सामने आया है और उसको लेकर ये मुकदमा दायर किया गया। और मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर उस केस के बारे में बात हुई है, इसलिए ये रखना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया में कंपनी लॉ के अंतर्गत जो भी कानून बने हैं उसमें से यह तय बात है कि जब तक एक कंपनी नहीं चलती, बंद होने की कगार पर पहुंचती है, तो एक दूसरी कंपनी बनाकर इसके ऋण को उसमें स्थानांतरित किया जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार के, किसी भी दुनिया के लोकतांत्रिक मुल्क के किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया। दूसरी बात होती है मनी लॉन्ड्रिंग की। तो जब कोई पैसे का आदान प्रदान ही नहीं हुआ तो लॉन्ड्रिंग का मामला कहां से आ गया? जब कंपनी प्रॉफिट की कंपनी नहीं है, जब उसमें किसी भी प्रकार के आदान प्रदान को प्रतिबंधित किया गया है, तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का या फर्जी पैसे के लेन देन का मामला कहां से आता है? सबसे ज्यादा फर्जी लेन देन का मामला तो पीएम केयर फंड में हुआ, उसकी बात आज तक कभी ये होती नहीं है। सबसे ज्यादा तो इलेक्टोरल बॉन्ड का लाभ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, उसके बारे में तो कहीं पर भी कोई बात नहीं होती है। तो ये
जब सवाल खड़े किए गए तब ईडी के चार्जशीट का मामला आया। इसके पहले जब भी दिल्ली में इस तरह के प्रकरण की बात आई, हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़कर गिरफ्तारियां दी हैं। एक बार का मुझे याद है कि मैं और मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं एक बस में लेकर जाए गए। उन महिलाओं में से किसी को इसके पहले कभी हमने एआईसीसी में कोई पदाधिकारी के तौर पर नहीं देखा, लेकिन जिस बहादुरी के साथ हमारी बहनों ने आकर उस दिन मोर्चे को संभाला, मैं उसको फोन करा, ये कोई लाए हुए लोग नहीं थे। अपने मन से, अपने नेता के प्रति समर्पण से आगे आए हुए लोग हैं। और हम सबके सामने ये परीक्षा की घड़ी है। जैसे कहते हैं ना, जब एक की बारी आई हमने खामोशी कर ली, तो हमें अगली बारी याद रखना चाहिए कि हमारी आएगी। और ये केवल सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर प्रहार नहीं है। आपके अपने प्रांत में आने वाली 25 और 26 को दुनिया भर के प्रगतिशील दलों का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है। वही तारीख, उस केस के लिए भी मौका